हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। पीछे कुछ क्वेश्चंस है, मैंने आपको अब तक गॉस थ्योरम तक पढ़ाया है और अब उसके ऊपर एनसीईआरटी से लाइन वाइज एक एक क्वेश्चन उठाया गया है और वो यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। कुछ 50 to 55 क्वेश्चंस है हमारे ये, जो मैं आपको कराने वाला हूं, तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं। बस आप अपना पेन निकालिए, नोटबुक निकालिए। जब मैं आपको यहां पर क्वेश्चन कराऊं तो आप इसको पॉज करो, आप क्वेश्चन को पहले खुद से करो और फिर देखो भाई मैंने आपको सही कराया है या गलत कराया है, आपने सही करा है या गलत करा है। राइट, एक सेकंड में जरा इसकी ब्राइटनेस को तेज कर देता हूं, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको बता दूं बच्चे, ये जो पीडीएफ है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी लिंक है, वहां पर मिल जाएगा। वहां पर आपको कोड वीके आर्मी यूज करना है बच्चा, ठीक है ना, ये वहां पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ में मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप मेरे पेड बैच में भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड वीके आर्मी। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ये पहले क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है, यानी लाइन वाइज मैंने उठाए हैं, फिर बाद में धीरे धीरे लेवल हमारा एडवांस होता गया है। तो पहला क्वेश्चन है, अ ग्लास रॉड अक्वायर्स चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ड्यू टू। भाई एक ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो वो चार्ज जो उसके ऊपर आया, रॉड के ऊपर, किस वजह से आया? फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। देखो भाई ये हमारे पास क्या होता है ना, रबिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, हमने पढ़ा है। जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के पास जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर रॉड जो है वो सिल्क क्लॉथ के साथ रब हुआ, ठीक है ना। तो सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रॉड के पास आए और रॉड हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया, ग्लास रॉड। यदि ये प्लास्टिक रॉड होता और उसको किसी और बॉडी से रब करते तो उसकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। तो आपका सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड जब रब करे गए होंगे तो सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। सर ये कैसे पता आपको? भाई तभी तो बोला एनसीईआरटी से उठाया। एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहां पर एक सीरीज दे रखी है कि भाई कौन इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा रखता है किस से, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल है, टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 mm, which of the following would yield the greatest attractive force? भाई आप वीडियो को पॉज करो और आप देखो कि भाई ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स किस में है, आप मुझे ये बताइए। अब देखो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। बहुत सिंपल सी बात है यार, ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बोला। अब आप क्या करोगे भाई, कूलम्ब्स लॉ से करोगे के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा जो दिमाग पे जंग की एक परत जमी हुई है उसको हटाते हैं भाई। क्यों हटाते हैं, कैसे हटाते हैं? भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार, प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, सेम नेचर तो कभी अट्रैक्टिव शो ही नहीं कर सकते। तो भाई आपके पास एक ही तो बच गया, तो करने की क्या जरूरत है यार? पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्टिव वही निकल के आ गया, बात ही खत्म हो गई। हाँ भाई बोलो, बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है? A cylindrical conductor is placed near another positively charged conductor. The net charge acquired by the cylindrical conductor will be. The net charge acquired by the cylindrical conductor will be. भाई एक बात बताओ, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास रखा गया है, तो नेट चार्ज जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर एक्वायर करेगा वो कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, वो जीरो होगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ भी हो सकता है। यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना यार, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप नेट चार्ज देखोगे तो वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है ना भाई। नेट चार्ज तो वो कुछ भी नहीं एक्वायर करेगा, उस पे जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी है। वो नेट चार्ज थोड़ी ना कुछ एक्वायर कर पाएगा। सर ये पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ भाई मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी है, मिल जाएगी। सर एक कंघी है कॉम्ब, रन थ्रू वंस ड्राई हेयर
अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू, ये जो कॉम्ब को हम अपने सूखे सूखे बालों से ऐसा करते हैं, क्या करते हैं मतलब ऐसा रब करते हैं, तो वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है. व्हाई? बिकॉज कॉम्ब इज अ गुड कंडक्टर, because paper is a good conductor, because the atoms in the paper get polarized by the charged comb, the comb possesses magnetic properties. बच्चा पहाड़ी, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो भैया ये हमारे पास कंघी है, इतनी बड़ी कंघी भाई जानवर लोग यूज करते हैं, सॉरी तुम लोग तो हो नहीं है ना, मैं ही होऊंगा, चलो कोई ना. देखो भाई ये पेपर है, पेपर के अंदर यार छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये क्या करता है भाई, ये जब रब करते हैं तो ये हो जाता है चार्ज, और जब ये चार्ज हो जाता है तो ये इसके मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करता है और ऊपर खींचता है. जैसे ही वो उससे टच हो जाएगा सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा, वो फिर उसको रिपेल कर देगा और नीचे गिर जाएगी. तो यदि ऐसा सवाल कभी पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कॉम्ब. बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ ना बोलो यार. आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. बच्चा मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भैया. Charge on a body is integral multiple of plus minus E. It implies the law of what? भाई चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है, इट इंप्लाइज द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. छोटे छोटे बच्चे को भी बुलाता तो वो भी जवाब दे पाता है ना भाई. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस नॉट? जी सर बिल्कुल सही बात है. अगला सवाल. When 10 raised to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is. थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचने के बाद इसको करने की कोशिश करो. क्या बोल रहा है, यदि 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स मैंने एक न्यूट्रल मेटल प्लेट से हटा दिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा इसके ऊपर. पहली बात सोचने का तरीका देखो भाई, आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिवली चार्ज. तो भाई ये तो वैसे ही हट गया है ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है भैया, 10 की पावर 19. चार्ज क्या होता है, Ne. 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19. भाई ये कट जाएगा, चार्ज कितना बच्चा 1.6. अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन्स गया तो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. बड़ी सिंपल सी बात है यार, समझ में तो आ ही गया होगा. बहुत सिंपल सी बात है भाई. देखो पहले के क्वेश्चन आसान है, धीरे धीरे करते चलेंगे तो हमारे क्वेश्चंस की लेवल भी बढ़ती जाएगी और आपको सॉल्व करने भी पड़ेंगे. ये सवाल जो है ना यार, ये मैं चाहता हूं तुम लोग करो इसको अच्छे से. एक बॉडी के पास -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, वीडियो को पॉज करना और फिर करना. इसके पास इतने तो प्रोटॉन्स है और इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके पास 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 प्रोटॉन्स है, तो इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मुझे ये बताइए आप लोग. इस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मुझे ये बताइए आप लोग. हाँ जी बच्चों बताइए बताइए बताइए. सिंपल सी बात है यार. देखो बॉडी के अंदर आपका प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. जो ज्यादा मात्रा में है वो एक्सेस कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो आपका चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कम है तो चार्ज पॉजिटिव. आप देखो चार्ज नेगेटिव है मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो तो प्रोटॉन से ज्यादा ही होगा, ये तो फैक्ट है. सही बात है. तो भाई 2.5 इंटू 10 की पावर 13, ये तो कम भाई, कम तो हो नहीं सकता. इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते तो वो न्यूट्रल होता, ये तो नेगेटिवली चार्ज है. अब अगर कोई वैल्यू यहां पर और होती छोटी तो मेरा सीधा सीधा इस पे आंसर कर देता, बट नन ऑफ दीज है, क्या पता ये आंसर ही ना आए मेरे पास, सॉल्व तो करना पड़ेगा. आप देखो भाई जो चार्ज है ना वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन. ऐसा ही तो होगा भाई, प्रोटॉन का भी चार्ज ई होता है. अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू डालो, -2 इंटू 10 की पावर -6 बचा. इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा ई तो जो होगा इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है. एनी मुझे निकालना है, ये मुझे पता है 1.6 10 की पावर -9. प्रोटॉन्स का नंबर मुझे पता है कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर 13.
और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो भी आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक काम करो ना भाई, ये देखो -2 इंटू 10 की पावर -6 माइनस में कर लो, 2.5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 6 5 30, 6 2 12 15, ठीक है ना। 1 5 5, सॉरी ब्रो, सॉरी, हाँ 1 5 1 2 0 0 4, तो 2 0 है तो 4, तो ये हो गया 4। तो ये आपका -4 इंटू 13 और -19 कितना हो गया? -6 बराबर -ne इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सही है। -2 -4 कितना हो गया भाई? -6 इंटू 10 की पावर -6। भाई ये तो कॉमन ले लिया, माइनस ये डिवाइड मारो, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है भाई। एक बात बताओ, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से ऊपर जाएगा 60, है ना। तो ये 4 से कटेगा क्या? हाँ, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 4 16, तो यहां से आ जाएगा 4 3 12, 3 0, 4 7 28, 5 इंटू, अब पावर देखो, -6 + 19 + 13। ओ माय गॉड, ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा लंबा जरूर था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या बोला उसने कहा भाई इसके अंदर कुछ तो प्रोटॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल चार्ज -2 माइक्रोकूलम्ब है। हमने कुछ नहीं करा, दिमाग लगाया, चार्ज नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि बराबर होता तो न्यूट्रल, कम होता तो पॉजिटिव चार्ज, है ना। सही बात है। हमने सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारे पास, अब यहां पर बच्चे को गड़बड़ होती है, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू और इलेक्ट्रॉन के आगे नेगेटिव लगा दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वहां से आपका ये आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर है। आई होप सो यू गाइस आर वेरी क्लियर विद दिस। तो चलिए भाई, इसका अगर आपने नोट डाउन नहीं करा तो एक बार नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज व्हाट? भाई बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, इज नॉट रिलेटेड टू द चार्जिंग प्रोसेस। अब ध्यान से देखो भाई, जब भी चार्जिंग होगी तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या है कि भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। अब यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता ही होगा। तो इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का मास क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इज इंक्रीजेस। अच्छा, अगला सवाल करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। याद रखना, रॉन्ग बोला भाई। पहली स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें सही लगती है, हमें लगता है ओके दिस इज द करेक्ट आंसर। भाई ध्यान रखना, रॉन्ग बोला। कूलम्ब्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट। भाई मुझे ना एक काम करो, आप जैसे ही आप देख रहे हो आप मुझे आंसर कमेंट में बताओ कि भाई देखो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बता रहे होंगे कि सर हमने इतने सवाल करे, इसमें से ये सवाल में डाउट है, ये सवाल हमने करे, ये गलत हो गए, इतने सही हो गए। बस इतना बता दो। मेरा तो यार मुझे यही पता चलता रहेगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, मुझे वही से पता चल जाएगा भाई मेरा कितना बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। देखो, बूंद बूंद से सागर भरता है ना, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप देखोगे, आप पता है क्या है, आज अगर मैं टाइम वाइज 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल लगाता रहूं या लगाती रहूं, तो आप समझ के देखो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। जब थोड़ा सा टाइम बीत जाएगा, ये जो क्वेश्चंस है ना, फिर ये बर्डन फील होने लगेंगे, फिर ये नहीं होंगे हमसे। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है, थ्योरी भी पढ़नी है, पेपर के लिए भी देखना है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। बट अभी क्या है, साथ साथ में करते चलेंगे ना तो सब हो जाएगा। मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, कहीं पर किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आया। मैं यार अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पहले आपका कमेंट एड्रेस करूंगा, पहले कहूंगा यार इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, पहले इसको सॉल्व करता है फिर आगे बढ़ेंगे। गॉट इट गाइस? चलिए, सो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। भाई रॉन्ग स्टेटमेंट कूलम्ब्स लॉ को, कूलम्ब्स लॉ बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू इट्स न्यूक्लियस। अरे बिल्कुल कर सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो फोर्स लग सकता है। हाँ सर, कूलम्ब्स लॉ बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। भैया कूलम्ब्स लॉ को लगने के लिए कम से कम 10 की पावर -15 दूरी होनी चाहिए। और आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियस की जो दूरी है, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं ना, उसके अंदर तो मेरा कूलम्बिक फोर्स काम ही नहीं कर सकता।
आप कह रहे हो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधने वाला कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स भाई, कूलाम फोर्स थोड़ी ना है। ये गलत है भाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कूलाम्स लॉ इनइफेक्टिव होगा अगर मेरा डिस्टेंस 10 की पावर -15 से कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आप लिख सकते हो अपने नोट्स में कि भाई सर ने ये बोला। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने पूछा, फॉर कूलाम्स लॉ टू बी ऑपरेटिव द लीस्ट साइज ऑफ एटम विल बी 10 की पावर -15 मीटर। बात समझ में आ गई? कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे छोटा होगा तो कूलाम्स लॉ इनइफेक्टिव होगा। फिर कौन सा फोर्स इफेक्टिव होगा? फिर आपका न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है भैया। अगले सवाल पे चलते हैं। दो चार्जेस है, दे आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 3 × 10 की पावर -5 कूलम। ठीक है सर। अगला 5 × 10 की पावर 4 कूलम। ये भी बात ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। सही है। फोर्स निकालो भाई, क्या क्या निकलेगा? KQ1 Q2 बाय R²। ठीक है जी। अब यहां पर कोई आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगाना नहीं है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। K माने 9 × 10 की पावर 9, Q1 माने 3 × 10 की पावर -5 और Q2 माने 5 × 10 की पावर 4। ठीक है ना। डिवाइड मारो भैया R² से, माने 10 × 10 × 10 की पावर -4, 10 × 10 × 10 की पावर -4। मेरे हिसाब से तो क्लियर है भाई बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि सेंटीमीटर था ना भाई, सेंटीमीटर को मैंने क्या किया? मीटर में कन्वर्ट किया। 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2, 2 के लिए 10 की पावर -2 × 10 की पावर -2। तो भाई 5 × 5, 5 दूने 10। ठीक है ना। 9 × 27 बाय 2 13.5। सही है, बिल्कुल सही है। 10 की पावर 9 और -5 4, 4 और 4 8, 4 और 4 8। सही है। 8 और डिवाइड बाय कितना हो रहा है? 2 तो हट जाएगा। 10 और -4 यानी -3। सही है। ये ऐड हो जाएगा ऊपर जाके, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 13.5 × 10 की पावर 11। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो ये भी हो सकता था, आपकी पावर में छोटी सी गड़बड़ हो गई अगर, तो आप जो है सीधा सीधा गलत कर दोगे। अब कुछ बच्चा यहां पर ऐसा भी सोचता है, देखो 1.35 × 10 की पावर 12 होगा। बच्चा सोचता है आंसर तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो 1.35 × 10 की पावर 10 कर देता है गलती से और इस पे आंसर क्लिक कर देता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। पूरा सही है, लास्ट में आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी चीज करने के लिए आप स्टेबल होने जरूरी है। मेंटली स्टेबल, मेंटली स्टेबल, मेंटली अनस्टेबल इंसान कब होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो मतलब आप समझो, अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है तो आप मेंटली अनस्टेबल हो। कभी आपने फील किया होगा ये चीज, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम फ्रेश होते हैं, 7-8 घंटे की नींद कंप्लीट करके उठते हैं तो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। लेकिन वहीं पर हमने सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे की नींद ली होती है, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, मतलब ना सोने के हालात में होते हैं ना पढ़ने के हालात में होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। ऐसा होता है, फैक्ट है। तो इसलिए टाइम से सोना और टाइम से उठना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा दिमाग फ्रेश रहे। दिमाग फ्रेश रहेगा तो सोच पाएगा, अदरवाइज जितना हमें आता है वो उतना ही हमसे करवाएगा, उससे ज्यादा वो हमें बता भी नहीं पाएगा, उससे ज्यादा उसको आता भी नहीं है। गॉट इट गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड अ डिस्टेंस आर exert a force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is doubled, then the new force acting on each charge will be. भाई देखो, पहले तो अगर मान लेते हैं Q चार्ज है और Q चार्ज है और R दूरी है, तो फोर्स कितना लगेगा? KQ²/R²। सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब क्या हुआ, चार्जेस को आधा कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया। सो Q' इज Q/2, R' इज 2R। क्या मैं नया फोर्स निकाल लूं एक बारी? हाँ बिल्कुल निकाल लूं। सो F' क्या होगा? KQ/2 इंटू Q/2 बटे में 2R का होल स्क्वायर, माने KQ²/4 इंटू 4R², माने KQ²/16R²। भैया ये तो F था, तो नया जो फोर्स हुआ मेरा वो कितना हो गया? F/16 हो गया। नया जो फोर्स था मेरा वो कितना हो गया? F/16 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। गॉट इट गाइस? बहुत बढ़िया।
Each of 2 point charges are doubled and their distance is halved. अब चार्जेस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिकम्स n टाइम्स n क्या है? अब देखो भाई f डैश क्या होगा भाई, f तो क्या है सीधा सीधा k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब कह रहे चार्जेस को डबल कर दिया, सो k 2q का स्क्वायर हो जाएगा भाई, और डिस्टेंस क्या हो गया आधा, डिस्टेंस इज हाफ्ड, है ना? सही है सर। ये क्या हो जाएगा 4k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर बाय 4 गया ऊपर, 16k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये तो f है तो 16f हो गया। उसने कहा f डैश बना n टाइम्स ऑफ f, तो भैया n क्या हो गया भाई, n हो गया 16। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे है ना, बोलो यार, कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले वाले में इसने क्या किया, पहले वाले में इसने हमारे लिए जो है चार्जेस को आधा करा, पहले वाले में इसने क्या किया, पहले वाले में इसने चार्जेस को आधा करा और डिस्टेंस को डबल कर दिया। दूसरे वाले में चार्जेस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, और अब पूछ रहा है भाई क्या हो रहा है? आपके सामने है अगला सवाल। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर इज व्हाट? हाँ जी बच्चों बताइए। चलिए मैं यहां पर ना स्टॉप वॉच भी रख लेते हैं हम लोग, नहीं स्टॉप वॉच नहीं, काउंट डाउन रख लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा सा आपको भी टाइम मिलता रहे 30 सेकेंड का, तो फिर हमें पता चलता रहेगा कि हाँ चलो ठीक है ये रहा। ओके 1 मिनट में 2 सवाल लगाएंगे, ठीक है, हम 1 मिनट में 2 सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलिए, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर इज। अरे यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार, इसमें तो क्या ही होना है, F बराबर के, मिनिमम चार्ज क्या है भाई इलेक्ट्रॉन, के ई स्क्वायर, दूरी क्या 1 है, आंसर क्या आया के ई स्क्वायर। ओहो इज दी करेक्ट आंसर, है ना, आप लिख रहे हो, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला सवाल ये रहा भाई, अगले सवाल के लिए मैं तुमको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं भाई, ठीक है ना, अगले सवाल के लिए मैं तुमको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बहुत जल्दी करना है। चलो पहले एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। A and B are two identical spherical charged bodies which repel each other with a force F, kept at a finite distance. A third uncharged sphere of same size is brought in contact with sphere B and removed. It is then kept at the midpoint of A and B. Find the magnitude on force C. Find the magnitude on force C. And your time starts right now. आप अभी इसको एक बार देखो, मैंने इसमें 1 मिनट क्यों दिया, ताकि लाइव में ही आप देख सको कि चलो भाई 1 मिनट का समय है, हमें सॉल्व करना चाहिए इसको। लेट्स सी, क्या पता कोई बच्चा फटाफट कर रहा हो, उसने क्वेश्चंस कर रखे हो, फटाफट उसको 1 मिनट का टाइम चाहिए, वो 1 मिनट में कर लेगा भाई। आई होप सो, दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चा। चलिए करिए जवाब बताइए। वी आर मोर 30 seconds more, we are 30 seconds away from the answer. Yes, हाँ जी बन रहा है हाँ जी बच्चों, बन रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा सा वेट करिए, बस 15 सेकेंड मोर, फिर मैं कराऊंगा इसको। ओहो चलिए यहां पर घंटी बजने वाली है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओ भाई बस कर भाई, बस कर, इतना क्या घंटी बजा रहा है। देखो भाई 2 चार्जेस है, 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज बॉडीज है, मतलब दोनों पे चार्ज सेम है, सही है, रिपेल करते हैं F फोर्स के साथ, सही है भाई। Q है R दूरी, आपका क्या फोर्स आया? ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। अब क्या बोल रहे हैं यार, तीसरा चार्ज है, अनचार्ज्ड है, उसको पहले B के साथ टच किया, सही है यार, ये A है और ये B है। आपको याद होगा कंडक्शन में मैंने बताया था दोनों चार्ज Q क्या होता है, Q1 प्लस Q2/2 होता है। तो मैंने अनचार्ज उठाया, यानी अनचार्ज वाले पे तो 0 था और B वाले पे Q था, तो Q नेट अब कितना हो गया, Q प्लस 0/2, माने दोनों पे चार्ज कितना हो गया अभी, Q/2 हो गया, बिल्कुल सही बात है। इट इज देन केप्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। पहले इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, कुलाम्स लॉ से KQ²/R², सही बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बट अब इसको बीचों बीच रख दिया हमने, अच्छा ठीक है, ये Q हो गया और ये भी Q हो गया, ठीक है ना, और अब बीचों बीच रखेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पे रखेंगे,
कहीं ना कहीं यहां पे रखेंगे, ठीक है। इस पे कितना चार्ज था अभी, Q/2 था भाई, बी वाले पे तो Q/2 है, और जो बीच में रखा गया उस पे भी कितना चार्ज है, Q/2 है, सही है, और पहले वाले पे तो Q था ही, ठीक है ना, ABC। अब कह रहा है भाई कि C वाले पे कितना फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है यार, देखो ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा F1 के साथ, ये वाला रिपेल करेगा F2 के साथ, दूरी R/2 है। पहले F1 निकाल लो, कितना K Q/2, Q इंटू Q/2 बटे में R/2 का होल स्क्वायर, सही है, माने KQ² 2 अपॉन R² 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 गया ऊपर, आंसर आया 2KQ² R²। ये तो F था विच इज इक्वल्स टू 2F, मानी राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा है 2F। अब लेफ्ट साइड निकाल ले F2 कितना होगा K Q/2 इंटू Q/2 बटे में R/2 का होल स्क्वायर, यानी KQ² 4 अपॉन R² 4, 4 से 4 कटा, KQ² R² विच इज F। राइट साइड में 2F लग रहा है, लेफ्ट साइड में F लग रहा है, सही बात है। तो यार एक बात बताओ, अगर इधर को 2F लग रहा है और इधर को F लग रहा है तो F नेट कितना होगा भाई, 2F माइनस F होगा कि नहीं होगा, हाँ ना बच्चा, बोलो ना यार, नेट फोर्स इज F। अरे यार सिंपल सी बात थी यार, समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्या हुआ, कुछ नहीं, समझो क्वेश्चन को। पहले मैंने इस वाले को उठाया, अनचार्ज वाले को, इस वाले के साथ टच किया, कंडक्शन के हिसाब से चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 Q1 Q2/2 हो जाता है दोनों पे नेट, यानी कितना हो गया Q/2। मानी अब इसको उठाया, जो ये सेंटर वाला था, अब इसको बीचों बीच रख दिया, इसमें तो अपना Q चार्ज है ही, बी वाले पे कितना था Q/2, और जो अनचार्ज है उसको बीचों बीच रख दिया। अब नेट फोर्स निकालने के लिए ये रिपेल कर रहा है इधर को, ये रिपेल कर रहा है इधर को, इधर वाला फोर्स निकाला, इधर से 2F आया, और इधर वाला F2 निकाला, वो F आया, राइट को 2F, लेफ्ट को F, नेट कितना बचा 2F माइनस F, यानी सिर्फ F। हम लोग अच्छे सवाल भी कर रहे हैं, थियोरेटिकल भी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमारा करीब 27 मिनट के आसपास का क्लास है, जिसमें मैं टाइम भी दे रहा हूं सॉल्व करने का, और हम 15 क्वेश्चन लगा भी चुके हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी जब हम ये क्वेश्चन एक बार कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल इज 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD, ठीक है भैया, एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर। अगर मैं कोई भी चार्ज यहां रखूंगा, यहां पर आपको शायद दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मेरे स्क्रीन में विजिबल है तो आपको भी विजिबल है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पर ब्लर होता है, कैमरा उसको कैच कर लेता है तो थोड़ा सही हो जाता है। तो यहां पर चार्ज आपको बीचों बीच रखना है, अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आप पॉजिटिव रखो चाहे आप नेगेटिव रखो। कह रहा है यार इस चार्ज पर जो है फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, या तो 0 होगा, सही है भाई, अलोंग द डायगोनल BD, अलोंग द डायगोनल AC, परपेंडिकुलर टू साइड AB। आपको देखना है क्या होगा, आपको देखना है क्या होगा, देखो 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 देखो, अरे देखो तो सही बच्चा, देखो एक बारी, अच्छा देखते भाई, देखो पहले सेम से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। यहां पर ये क्या करेगा, इधर को रिपेल, मान लेते हैं इस वाले ने इधर को रिपेल करा, इस वाले ने इधर को, चार्ज तो क्यों है भाई, दोनों का दूरी सेम है, तो ये फोर्स तो कट हो गया, यहां से तो कुछ बचा ही नहीं। यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और ये रिपेल करता, है ना, और यदि नेगेटिव होता तो ये रिपेल करता और ये अट्रैक्ट करता, ऐसा ही तो होता। तो नेट फोर्स क्या है, या तो OD की तरफ या OB की तरफ, मानी अलोंग द डायगोनल BD, बात ही खत्म हो गई, है ना। उसने ये नहीं बोला ना भाई वहां पॉजिटिव रखा है वहां नेगेटिव रखा है, उसने कहा एक चार्ज रखा है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। यदि पॉजिटिव रखा होगा तो भी डायगोनल BD के अलोंग जाएगा, यदि नेगेटिव रखा होगा तो भी डायगोनल BD के अलोंग ही जा रहा होगा, है ना बच्चा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका मतलब आपने यहां चार्ज रखा, नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, अलोंग द डायगोनल BD, सिंपल सी बात है, सवाल आपका हो गया। यार मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां तक आ गए हो इसका मतलब आप तरीके से फॉलो कर रहे हो मुझे, तो मैं बता देता हूं बच्चे, आप लोगों को यार नीचे डिस्क्रिप्शन में ही VK आर्मी कोड यूज करना है, मेरे सारे पेड बैचेस के लिंक्स दे रखे हैं, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। मेरी रोज डेली बेसिस पर रात को 9:45 PM पर क्लास होती है फिजिक्स की पेड बैच में, वहां पर अभी फिलहाल हमने कल ही एक बैच लॉन्च करा है, कैपेसिटर स्टार्ट करा है, उसमें बहुत प्यारी क्लास होती है, बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं और बहुत मजे भी आते हैं,
यदि आप लोगों को मन हो और आपको लगता है कि मैं यहां पर आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आप प्लीज मेरे साथ वहां पर भी जुड़िएगा, मजे जरूर आते हैं। राइट बच्चा पार्टी, मुलाकात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा एक बात और बता दूं सर, इसकी चार्जेस क्या है मैं ये बता दूं। देखो 3 तरीके के कोर्सेज हैं। अगर आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है पूरे साल की 2024 के लिए, 1750 का प्राइस है। अभी फिलहाल 25% चल रहा था, डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, मिनिमम 10% चलता है, मिनिमम 10% चलता है। अभी कल, आज 24 है या फिर आज क्या है, आज शायद 25 है मेरे हिसाब से, हाँ आज 25 हो गई है। 24 तारीख के रात के 12 बजे तक ये 25% ऑफ चल रहा था। 25 का मतलब 175, 175, 350 और मतलब लगभग 400 रुपए के आसपास ऑफ हो जाता। यदि आप सिर्फ फिजिक्स ना बजाए पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी लेते हैं अलोंग विद इंग्लिश, तो ये वाला 4,500 रुपए का आपका कोर्स है। इसमें से भी आप 10% माइनस कर देंगे तो ये करीब 4,000 रुपए के आसपास पूरे साल के लिए आपको मिल रहा होगा। गॉट इट गाइस। और अगर आप कहते हैं नहीं सर ये क्या है, ये सिर्फ एक बैच है जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री भारत पंचल सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश शिप्रा मैम पढ़ाती है, मैथ्स आपको विशाल महाजन सर पढ़ाते हैं, बायो निकिता मैम पढ़ाती है। ये एक बैच है जिसमें सिर्फ एक बैच एक्सेस करने को मिलेगा। आप कहे नहीं यार मुझे तो ना सारे टीचर्स का थोड़ा थोड़ा देखना है, कौन कैसे पढ़ाएगा, क्या पता आपका बीच में ना समझ आए ऐसा कुछ, तो भाई वो उस टाइम पे अगर आपको बूफे लेना है पूरा, तो उसके लिए आपको जो है प्लस बैच लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी एडुकेटर्स के लिए करीब 10,000 रुपए के आसपास का सालाना हो जाता है। और अगर कोई बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ये भी देख सकते हो। जब जेई और नीट की करोगे तो आपको सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, चाहे आप प्लस लेते हो चाहे आप आइकॉनिक लेते हो, चाहे आप प्लस लेते हो चाहे आप आइकॉनिक लेते हो। और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको वहां पर पढ़ा रहे होते हैं। सर यूट्यूब पर नहीं पढ़ाओगे क्या? अरे हाँ भाई पढ़ा तो रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पर पता नहीं होता कब क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या है। वहां पर एक पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है, पूरा एक सिस्टमैटिक मैनर में सब कुछ आपको दिया जाता है। मर्जी आपकी है, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि भाई आपने कैसे करना है। खैर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। ये है अल्फा, ये है अल्फा, ये है पी पॉजिटिव, ये है बी नेगेटिव। ये शायद थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको यहां पर दे देता हूं, ठीक है ना। ए बी सी डी, गॉट इट बच्चा। ये क्या बोल रहा है, 4 चार्ज पार्टिकल्स है, ये चारों के चारों स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखे गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री टू मूव, इज प्लेस्ड एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल यहां रख दिया, ठीक है जी। इन विच डायरेक्शन विल द इलेक्ट्रॉन मूव, तो भैया इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा बताइए, बताइए बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताइए। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। दोनों खींच रहे हैं तो भाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सही बात है। नेगेटिव वाला तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा जरूर। तो किस अलोंग जाएगा, डी की तरफ। इट विल मूव टुवर्ड डी, इट विल मूव टुवर्ड डी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या यहां तक सिंपल सा ये क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से? है ना बच्चा? मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपको, और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दे भी दिया। गॉट इट गाइस, सिंपल सी बात है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। 4 चार्जेस है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए फिर मैं तुम लोगों को टाइमर का इस्तेमाल करूंगा, इसके लिए मैं फिर तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है ना। पहले सवाल पढ़ेंगे उसके बाद टाइम देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 चार्जेस है, फिगर पे देख रखे, अच्छा कॉर्नर्स पे रखे गए। कह रहे यार कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा यदि इनमें से किसी भी एक कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। फिर से समझो, कह रहे ये जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है, इसका रेशियो जो है वो आपका क्या होगा अगर इस क्यू और इस क्यू में से किसी भी एक क्यू पर नेट फोर्स 0 हो जाए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, करिए, देखते हैं किस बच्चे का सवाल सही निकला। ये आपका नीट में भी पूछा गया था पीवाईक्यूज के फॉर्म में, ये आपका जेई में भी पूछा गया है पीवाईक्यू के फॉर्म में, और ये हम अभी भी कर रहे हैं। मजे तो आएंगे ही, तो आप लोग इसको अच्छे से करिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। हाँ जी बच्चों, एवरीबॉडी बताइए बताइए बताइए।
आपका आंसर जानने के लिए मैं बड़ा आतुर हूं। केवल हमारे पास 10 सेकंड का समय रह गया है, केवल और केवल 10 सेकंड का समय रह गया है हमारे पास। वाह, ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो स्कूल में घंटी बजती है या मंदिर में घंटी बजती है। चलो तो भाई क्या करोगे, 4 चार्जेस तो दे रखे, आपको नेट चार्ज किस पे जीरो करना है, इस कैपिटल क्यू पे। ऐसा करने के लिए पहले तो आप ये देखो, सेम वाला जो करेगा वो क्या करेगा, हमेशा तो रिपेल ही करेगा सेम वाला। भाई ये भी कैपिटल क्यू तो वो भी कैपिटल क्यू, सेम तो रिपेल करेगा। सही बात है, कितना फोर्स लगाएगा उसके लिए। अगर ये ए है बच्चा तो ये कितना रहेगा, a√2 कहां से, पाइथागोरस से। भाई ये Q और Q आपस में रिपेल करेंगे तो F1 निकलेगा ये चीज। तो F1 कितना होगा पहले ये देख लेते हैं, KQ² बटा a√2 का होल स्क्वायर, माने KQ² बटा √2 का स्क्वायर 2, तो 2a²। ये आपका F1 आ गया इस डायरेक्शन। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं, F1 आ गया मेरा इसमें। बिल्कुल सही बात है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप कुछ गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। हाँ सर। अब यार नेट फोर्स जीरो होने के लिए अगर इधर F1 है तो कहीं ना कहीं एक फोर्स इधर भी होना बहुत जरूरी है, तभी तो नेट जीरो होगा। इधर के लिए इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव होना चाहिए और ये भी नेगेटिव, ताकि ये लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और इसका कोई रिजल्टेंट आ जाए इधर। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो कितने से अट्रैक्ट करेगा भैया, F2 के साथ। ये अट्रैक्ट करेगा F3 के साथ। अब F2 F3 निकाल लो एक बारी भाई, चाहे तो F2 बोल लो, चाहे तो F3 बोल लो, चाहे तो आप F2 बोल लो, चाहे तो आप F3 बोल लो। आंसर क्या रहेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा a²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, K कैपिटल Q स्मॉल q बटा a²। अब यार ये इधर इधर इसको F मान लेता हूं, मान लेते हैं, तो इनका कोई रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो इनका तो इसी डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट होगा भाई। सर होगा तो सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, बिल्कुल होगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 प्लस 2F1 F2 cos 90। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सर cos 90 तो आपका जीरो हो गया, सर cos 90 तो आपका जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा भाई, रूट में F1 मतलब F² प्लस, सॉरी F1 नहीं, F2 और F3। ठीक है बच्चा, क्योंकि F1 तो अलग से निकल चुका है ना, F2 F3 मतलब इन दोनों की बात हो रही है ना। तो F² प्लस F² माने रूट में 2F², F बाहर आ जाएगा तो ये F√2 हो गया। तो ये क्या हो गया, F√2। F कितना था, KQQ, इसका मतलब ये कितना है, KQQ बाई a² √2 है। माने इस डायरेक्शन में तो ये रहा F1 और ऊपर वाले डायरेक्शन में वो रहा, मिल गया आपको। इस F1 को थोड़ा सा यहां लिखो ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। नेट फोर्स जीरो होने के लिए ये और ये बराबर होने चाहिए, है ना, यही तो बात है। फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो आपका F1 शुड बी इक्वल टू F रिजल्टेंट, ये तो मस्ट है भाई ऐसा होना, है ना। F1 कितना है भैया, F1 कितना का ये रहा KQQ बाई a², ये रहा आपका F1। और F रिजल्टेंट कितना है भैया, KQQ बाई a² इंटू √2, KQQ बाई a² इंटू √2। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप क्या करोगे, कट डाउन करो भाई, K से K काट दो, कैपिटल Q से कैपिटल Q काट दो। ओ सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई, ये KQ² बाई है ना, सॉरी। F1 तो आपका KQ² बाई 2a² है ना भाई, KQ² बाई 2a² है ना भाई। हाँ सर, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, K से K कट जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा, a² से a² कट गया, ठीक है ना। आपको क्या मिला यहां पर, आपको क्या मिला यहां पर, ये उधर चला जाएगा, कैपिटल Q, ये स्मॉल q नीचे आ जाएगा, बराबर 2√2, है ना बच्चा। मुझे तो यही मिला यहां पर, कैपिटल Q बाई स्मॉल q बराबर 2√2। लेकिन हमें पता है कि स्मॉल q तो नेगेटिव था, तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर, दोबारा समझ रहे हो, इस वाले ने इधर को रिपेल मारा F1 के साथ, कितना आया KQQ बाई a², सही है, बिल्कुल सही बात है भाई। इस वाले ने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, इनका रिजल्टेंट निकाला कितना, KQQ बाई a² √2। ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए, तभी तो मेरा इनका नेट फोर्स जीरो होगा।
दोनों को बराबर कर डाला तो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इज -2√2। आया समझ में? क्लियर है? हाँ भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है ना? मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है यहां तक, है ना बच्चों? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात सही। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द यूनिट न्यूटन पर कूलम। कूलम्स लॉ के फोर्स खत्म हो गए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है, क्या होगा भाई? यार इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, माने न्यूटन अपॉन कूलम। सो ये दिस इज न्यूटन पर कूलम। क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाय ना बोलो यार, सिंपल सी बात है यार। बहुत बढ़िया, अगली बात, अगला सवाल। प्रोटॉन मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंटर्स द रीजन। भाई एक पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में एंटर करेगा। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है जी? हाँ सर, एक प्रोटॉन है, इस रीजन में एंटर करता है। विच ऑफ द पाथ शोज करेक्टली इंडिकेट्स द प्रोटॉन्स ट्रेजेक्टरी आफ्टर लीविंग द रीजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। आफ्टर लीविंग द रीजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। भाई एक बात बताओ, प्रोटॉन जाएगा तो बड़ा वैसे ऊपर तो जाएगा नहीं, नेगेटिव के पास जाएगा। अब नेगेटिव के पास जाएगा तो आंसर या तो डी होगा या ई होगा। ई तो यहां पर दे ही नहीं रखा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बात ही खत्म हो, है ना बच्चा? सिंपल सी बात। देखो कभी कभार ना आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपको लगेगा अरे इतना इजी कैसे हो सकता है, पर वो होता है भाई। तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो होता है। सर जेई में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। अरे भाई बेसिक्स तो यही से बना है ना, एडवांस शॉर्ट ट्रिक्स कराऊंगा भाई, भौकाल तो मैं भी कुछ भी मचा दूंगा, पर बेसिक तो यही होगा। बेसिक क्लियर है तो भाई फिर तो सवाल बनाने हमारे हाथ में। चले भाई 40 मिनट के समय में हम 20 सवाल कर चुके हैं। अगला 21वां सवाल मेरे सामने ये रहा। यार ये जो है ना भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, मैं आपको ये दे रहा हूं, आप ना इसको एज अ होमवर्क ले लेना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है gm1m2/r², एक कूलम फोर्स लगाना है kq1q2/r², और दोनों को फिर बाद में निकालना है कितना होगा। लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, मैं चाहता ही नहीं कि इसको मैं अभी कराऊं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक हिसाब से, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक हिसाब से, तो इसलिए इसको ना आप लोगों ने करना है खुद से। इसलिए इसको ना आप लोगों ने करना है खुद से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए इसको ना आप ही लोगों ने करना है खुद से। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चा। क्लियर है भैया? अगला सवाल। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन चार्ज्ड विद 1 इलेक्ट्रॉन इज। भाई एक वाटर ड्रॉप है, मास m है, सस्पेंड कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए होगा? देखो भाई ये एक वाटर ड्रॉप है भाई, इसका कुछ m मास है, m मास है तो नीचे को भैया mg इसका वेट लगेगा। इसको यहीं पर रोकने के लिए मुझे ऊपर की डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, विच इज व्हाट ई, क्योंकि इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना? नहीं समझे भाई? नीचे उसका वेट लग रहा है, उसको यहीं पर रोकना है तो नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। तो अगर नीचे mg लग रहा है तो mg के ही बराबर ऊपर एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। वो कौन लगा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है। तो ई लग गया इसके ऊपर, इसका मतलब ई बराबर mg हो गया, माने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया मेरा? mg बाय ई, माने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया मेरा? mg बाय ई। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को इसका आंसर आ गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से यहां पर तो कोई इशू नहीं है, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, है ना बच्चे? बिल्कुल सही बात है। हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e and mass 2m is moving in an electric field E. The acceleration imparted to the charge is what? The acceleration imparted to the charge is what? एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 3e है, मास 2m है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा? भाई देखो फिर वही बात हो गई, दो तरीके के फोर्स लगने होते हैं, एक फोर्स बराबर ma होता है, एक फोर्स बराबर qe होता है ना? फिलहाल इधर जो मेरा F होगा, मास की जगह क्या लगाऊंगा मैं? 2m, और A तो A है, सही है? बिल्कुल सही बात है। और इस वाले में चार्ज की जगह क्या लगाऊंगा? 3e into e, ठीक है ना? तो भाई बराबर करो दोनों को, 2m into A बराबर 3e, तो A क्या हो गया? 3e by 2m, 3e by 2m। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो A क्या हो गया भैया? 3 into e by 2m। B is the correct answer।
ऐसे कुछ इतने आसान सवाल भी पूछेगा कि हमसे आधे मिनट में ही सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है वो, और आपको करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ये 23 सवाल आपको क्लियर है भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन है। पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, ये रेस्ट पे रखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको हमने रिलीज कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल को कितनी मिली होगी अगर इसने वाई डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया? ये सवाल दो तरीके से सोचने का है, देखते हैं आप कैसे सोचते हैं। दिया 1 मिनट का समय, करके देखो सवाल क्या बोल रहा है। एम मास है, चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मैंने रिलीज कर दिया, तो पार्टिकल वाई डिस्टेंस कवर करता है, तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी अटेन करता है? द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y, द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y। हाँ जी बच्चा, हाँ जी बच्चा, आंसर बताइए आप मुझे। वी आर 30 seconds away from the answer. 30 seconds, not seconds. चले भाई, घंटी की आवाज बड़ी तेज होती है, घंटे को बजने से पहले ही बंद कर देते हैं हम, ठीक है ना? तो क्या होगा भाई, आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी, दो चीजें, या तो पहले आप u को 0 रखो, फिर v बराबर u प्लस at वाले फॉर्मूले से कर ले, बहुत बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये भी तो कहता है वर्क डन बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, कहता है कि नहीं कहता है? सही है। और वर्क डन क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अगर ऐसी बात है तो भैया फोर्स क्या है? अगर ऐसी बात है तो भैया फोर्स क्या है? चार्ज क्यू है तो फोर्स तो क्यू ई ही हो जाएगा, है ना? फोर्स तो क्यू ई हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? वाई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया भाई बताओ? क्यू ई वाई। ओहो, कितना आसान सवाल था। आप क्या कर रहे थे, पहले वी निकाल रहे थे, फिर हाफ एम वी स्क्वायर कर रहे थे, बहुत लंबा हो जा रहा था, क्या फायदा उस चीज का? हाँ भाई, सही है, बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से तो ये आपको क्लियर है, बहुत सही। अगले सवाल पे चलेंगे। ऐसा ही कुछ अगला सवाल है मेरा, और अगला सवाल ये रहा भाई, चार्ज पार्टिकल है, एम मास है, चार्ज क्यू है, पहले रेस्ट पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रिलीज कर दिया। अब बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा टी टाइम के बाद? अब बताओ टी टाइम के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चा, बोलो। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तुमको देखना है, तुमको करना है, तुमको इसका जवाब देना है। तुम ही बताओ मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? जब तक मैं ये अपना घड़ी को चार्जिंग में लगा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा इसी बहाने, फिर बाद में हमें क्लास लेने जाना होता है तो घड़ी में चार्ज नहीं होता है, फिर बच्चा ऐसा देखता है, सर खराब घड़ी पहना है आपने। उनको क्या पता भाई, इतना समय ही नहीं है हमारे पास कि हम घड़ी को चार्ज कर सके। चलिए कोई ना यार, तुम बच्चे हो, तुम कुछ भी सोच सकते हो। लग गया चार्जिंग में, हाँ जी। चले, कैसे करेंगे भाई इसको? काइनेटिक एनर्जी तो पूछा है। पहली बात, एक बात बताओ, v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। अब v तो निकालना ही है, u 0 है, at हो गया, बिल्कुल सही बात है, मतलब v बराबर at हो गया। कहीं से अगर मेरा a निकल आया तो मेरा v भी निकल आ जाएगा। आपको तो पता है कि फोर्स बराबर ma भी होता है, और साथ ही साथ में फोर्स बराबर qe भी होता है, क्योंकि चार्ज q है। बराबर कर डालो यार, ma को qe के बराबर कर दो, ma को qe के बराबर कर दो, तो आप क्या बोलोगे? a बराबर qe बटा m, सही है सर। तो v क्या हो गया? QE बाय एम इंटू टी, क्या मैं सही कह रहा हूं? V क्या हो गया? QE बाय एम इंटू टी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। V क्या हो गया? QE बाय एम इंटू टी। बात तो सही है सर। तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, मानी हाफ m की जगह m, और ये QE टी बाय m का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर डालो ना यार, स्क्वायर स्क्वायर डालो ना यार, m से m काटो, ये बचा q स्क्वायर
ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा बी ऑप्शन। सही है बच्चों, क्लियर है? क्या आंसर आया? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से तो सबको अच्छे से समझ आ गया। गॉट इट गाइस, लेट अस मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं बच्चों 26वें सवाल की तरफ। यह सवाल मैं अभी आपको चाहता नहीं कि आप करो, इसको आप चाहे तो होमवर्क ले लो, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको कराऊंगा। गॉट इट। थोड़ा सा इसके अंदर 11th का टच है तो इसलिए हम बाद में देखेंगे इसको। ये वाला कर लेते हैं। ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इन एयर आर एट सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम। The magnitude of electric field intensity on alpha particle due to neutron is what? भाई इसको आप लोग करो, इसको आप लोग आधे मिनट का समय दिया मैंने आपको, करो आंसर बताने की कोशिश करो क्या है। देखो मैं बता देता हूं, एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर। अल्फा पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो आप सबको पता है इन दोनों के बीच में फोर्स लगता। पहले मैं आपको बता दूं, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है, मानी आपका वही प्लस ई के बराबर, मतलब ई के बराबर। और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा होता। फोर्स क्या लगता? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या, ये Q1 है मेरा, ये Q1 है और ये Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? के Q1 बाय आर स्क्वायर। कारण आप Q2 वाले पॉइंट पे निकालने की कोशिश कर रहे हो, इस वाले पॉइंट पे निकालने की कोशिश कर रहे हो, कर लो भाई वैल्यूज। के मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 मतलब चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और आर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10। 9 × 54, 5 9 × 2 14.5, 14.4। 9 - 10 तो -10 हो गया, -10 और +10 0 हो गया, तो ये सिर्फ 10 की पावर 10 ऊपर आ गया, यानी 1.44 इंटू 10 की पावर 11 भी हो सकता है। तो ये रहा मेरा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? दो चार्ज पार्टिकल्स रखे थे, दोनों के बीच में तो फोर्स निकलना चाहिए था। उसने कहा अल्फा वाले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो भाई इसने अपनी फील्ड बनाई होगी, कहा होगा इस अल्फा वाले के ऊपर उस फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसका चार्ज लिया और के Q1 बाय आर स्क्वायर कर दिया। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन आपका ई के बराबर होता है, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया मेरा। ये आपका इसका यूनिट लिखना हो तो न्यूटन पर कूलम्ब भी लिख लेना साथ में, यूनिट लिखना हो तो न्यूटन पर कूलम्ब भी लिख लेना साथ में। मेरे हिसाब से तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। शैल आई मूव अहेड? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? क्या मैं अगले सवाल की तरफ चल सकता हूं बच्चे? हाँ। फॉर अ पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r इज गिवन बाय। आप सभी बच्चे को पता है, ये तो देखते ही आपने दिमाग में इमेज बना लिया होगा कि भाई E बराबर KQ बाय आर स्क्वायर होता है, मानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। भाई ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया मेरा, और ये मतलब आपका हाइपरबोलिक ग्राफ होता ही होता है, ये आप सबको पता भी होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि अब तक आप लोग को ऐसा लगा होगा कि हम बोर हो रहे हैं फिर क्या है, क्योंकि यार सवाल कर रहे हैं तो बन रहे हैं तो मजा आ रहा है तो हमें और सवाल करने 28 हो या 22 रहते हैं, है ना? बोर हो गया, थक गया। दो चार्ज पार्टिकल है, +5 माइक्रोकूलम्ब +10 माइक्रोकूलम्ब, और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। आपको बताना है उनकी बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपको बताना है उनके बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए बताइए फिर। दो चार्ज पार्टिकल्स है, +5 माइक्रोकूलम्ब +10 माइक्रोकूलम्ब, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप तो पॉज करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं। +5 +10 20 सेंटीमीटर, ये लिखिए, करते हैं। +5 माइक्रोकूलम्ब +10 माइक्रोकूलम्ब, बीचों बीच मतलब ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, है ना? सही है सर, सही है सर। भाई पहले तो ये देखो, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा E1, है ना? और ये वाला इधर को रिपेल करेगा E2, तो E1 और E2 निकाल ले। E1 क्या आएगा? E1 क्या आएगा भाई? KQ1 बाय R1 स्क्वायर।
मानी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना है भाई 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मानी 10 इंटू 10 की पावर -4। सही है। 9 पंजे 45, 9 और -6 3 में 2 और ऐड हो जाएगा 5, यानी 4.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। किस डायरेक्शन में? राइट साइड में। सही है। लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले E2 मानी KQ2 बाय R2 का स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज है आपका 10 इंटू 10 की पावर -6, नीचे में आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -4। एक 10 से एक 10 कट जाएगा, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 और -6 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा +2 मानी 9 इंटू 10 की पावर 5, या यूं कह दो 0.9 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? मेरे हिसाब से तो मेरा आंसर सही है ना? यही तो बोला उसने, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है ना? सही है, सही है। कुछ गड़बड़ करी है जितना मुझे लगता है, देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ हुई है। इसकी वजह से 5 और 10 थे ना, 5 और 10 थे और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था। ठीक है, इसकी वजह से कितना होगा? इसकी वजह से कितना होगा? KQ1 बाय R स्क्वायर, यानी K और Q और R स्क्वायर, यानी 9 पंजे 45 इंटू 10 की पावर 3 और ये 2 5, 4.5 इंटू 10 की पावर 6 हो गया। सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इस वाले की वजह से कितना होगा? KQ बाय R स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 इंटू 10 की पावर -6 बटा 10 इंटू 10 की पावर -4, 10 से 10 कट गया, 10 की पावर 3, सॉरी, ये गड़बड़ हो गई भाई, ये गड़बड़ हो गई। इधर क्या बचा हमारे पास? 10 की पावर 3 और 3, तो 10 की पावर 6 हो गया ना भाई। तो 9 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये 3 है और ये +3, तो 10 की पावर 6 हो गया ना। मैं वही कह रहा था, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। ठीक है भैया, इसका मतलब राइट साइड में इतना है और लेफ्ट साइड में इतना है। देखो 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 देखो, इस साइड कितना है? इतना, और इस साइड कितना है? इतना। तो ई नेट क्या होगा भाई? 9 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 4.5 इंटू 10 की पावर 6। 9 में से 4.5 गया तो कितना बचा? 4.5 इंटू 10 की पावर 6। किस तरफ? 5 वाले की तरफ, टुवर्ड्स 5। आप क्या करेंगे? 4.5 इंटू 10 की पावर 6, 4.5 इंटू 10 की पावर 6 टुवर्ड्स +5 माइक्रोकूलम। सही है भैया, सही है। बड़ी बात, सिंपल सी बात है यार, बड़ा वाला जो चार्ज होगा वही तो डोमिनेट करेगा ना भाई। जो ये बड़े वाला चार्ज होगा यही तो डोमिनेट करेगा ना भैया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से तो यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर है। आई होप सो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। गॉट गाइस? सही है। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 2 स्मॉल चार्ज स्फेयर्स है A एंड B। अच्छा, एक पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम है और एक वाले पे चार्ज 40 माइक्रोकूलम है, आर रेस्पेक्टिवली हेल्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 90 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये भी ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वुड बी 0? ए से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगा? ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो हम कर चुके थे अभी। पॉज करके करो, सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे भाई? ए से आपने कुछ x दूरी ले लिया मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस x। सही है। इस पॉइंट पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और इस पॉइंट पे इतना होगा, E1 E2, और नेट के लिए E1 को E2 के बराबर कर देना, है ना, तभी तो E नेट 0 होगा। E1 कितना है भाई? KQ1 बाय एक्स स्क्वायर, और E2 कितना है? KQ2 बाय 90 माइनस एक्स का स्क्वायर। सर मीटर सेंटीमीटर हमारे दोनों साइड है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं भाई। K से K कटा, Q1 मतलब 10 इंटू 10 की पावर -6 बटे में एक्स स्क्वायर, Q2 मतलब 40 इंटू 10 की पावर -6 बटे में 90 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है। इससे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कटा, चलो मारो मल्टीप्लाई। 90 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। सही है भाई। अंडर रूट करो, 90 माइनस एक्स हो जाएगा 2x, अंडर रूट कर दिया मैंने। 90 माइनस एक्स क्या बन गया? 2x बन गया। x को उधर भेजो तो 90 हो गया 3x, तो x क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपसे क्या पूछा था? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वुड बी 0? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए
और 60 सेंटीमीटर फ्रॉम बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वुड बी 0। ए से 30 सेंटीमीटर पर या फिर बी से 60 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेरी क्या रहेगी? 0 रहेगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है ना। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग एक काम करिए, अगला सवाल देखिए 31 क्वेश्चन, इसको करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, कह रहा सर सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या है? ये तो सिंपल सी बात है यार। देखो सिग्मा बटा एप्सिलॉन क्या है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। अच्छा सिग्मा क्या है भाई? सिग्मा क्या है आपका? चार्ज पर यूनिट एरिया, और एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन है। डायमेंशन पूछ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं ना, इतना बड़ा करने की कोई जरूरत भी नहीं है भाई। सिग्मा बाय एप्सिलॉन जो होता है ना, ये आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये याद रखना। फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अभी इसमें गॉस थ्योरम में। पता नहीं ये क्वेश्चन पहले कैसे आ गए, बट इट्स ओके, ठीक है, दे दिया। अब मैं इसको कहां से तुम्हें डायमेंशन इसके निकाल के दिखाऊं? पहले चार्ज का निकालूं? वैसे निकल तो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत लंबा हो जाएगा। हमें पता ही है फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। बात खत्म करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल कह रहा है 4 मेटल कंडक्टर्स है अलग अलग शेप्स के, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखे गए हैं और चार्ज है चारों के चारों। सबसे ज्यादा चार्जेस लंबे समय तक कौन रिटेन कर सकता है? याद रखना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे गॉस थ्योरम में। स्फेयर होता है। ये 2 सवाल इसने लगता है पहले दे दिया, ठीक है ना। स्फेयर का एरिया मिनिमम होता है, ठीक है ना। स्फेयर का एरिया मिनिमम होता है। और सिग्मा क्या होता है भाई? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, विच इज Q बाय A। है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। गॉट इट गाइस? चलो खैर कोई नहीं, इसको तो बताएंगे हम। कह रहे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ ये मैंने करा चुका हूं, डाइपोल करा चुका हूं। तो डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? सर 0 ही तो होगा यार, ये कौन सी बड़ी बात है? वाह गधो, गलत है ये। करो, देखो, देखते ही 0 देखने पे आंसर मत करो। What will be the value of electric field at the center of electric dipole, guys? बड़ी सिंपल सी बात है भाई, -Q + Q डाइपोल का सेंटर है। -Q + Q डाइपोल का सेंटर है भैया। बहुत सिंपल सी बात है भाई। देखो ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ, इसको यहां तक फेंकेगा। मतलब E और E मतलब 2E, यानी सेंटर पे क्या होएगा? डबल होएगा ड्यू टू 1 चार्ज, है ना। ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज एट सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी? अगर इधर -Q है तो क्या होगा भाई? ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको रिपेल मारेगा, तो 2E हो गया। एक की वजह से E, दूसरे की वजह से भी E, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? सेंटर पे डबल हो जाएगी, 0 नहीं होगी भाई। 0 पे आंसर मत करना। क्या होगा आंसर? 2E होगा आंसर। क्या होगा आंसर? 2E होगा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। अच्छा, इफ R is the distance of a point from the center of a short dipole, if R is the distance of a point from the center of a short dipole, then the electric field intensity due to the short dipole remains proportional to what? यदि R center of dipole से distance है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यार एक बात बताओ, तुम चाहे शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट डाइपोल की। तुम चाहे ई एक्शियल की बात करो तो आपका 2kp/r² r³ होता है। तुम चाहे ई इक्वेटोरियल की बात करो, वो आपका kp/r³ होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चा सोचता है r³ पे क्लिक कर दे। भाई इनवर्सली है मतलब डायरेक्टली तो r⁻³ पे ही होगा, ऊपर जाएगा तो आंसर क्या हुआ? r⁻⁻3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आंसर क्या हुआ बच्चे? r⁻⁻3। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो यहां पर कोई ऐसा दिक्कत होगी नहीं। शैल आई मूव अहेड? आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा सर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, coincides on z axis and its midpoint is at the origin of the coordinate system.
Electric field at an axial point at a distance z from origin is Ez, and electric field at an equatorial point at a distance y from origin is Ey. भाई E axial जो है वो Ez है और E equatorial जो है वो Ey है, और कह रहे z is y is very very greater than a, मानी डाइपोल कैसा है, शॉर्ट डाइपोल है। मानी किसकी बात कर रहा है, वेरी शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा है। मानी ये किस चीज की बात कर रहा है, ये शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा है। So Ez by Ey is equals to what? So Ez by Ey is equals to what? अरे भैया Ez by Ey का मतलब क्या है, आपको ये बात पता है वैसे तो कि E axial is twice of E equatorial, किसके लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, किसके लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर ऐसी बात है तो अब वो क्या बोल रहा है, Ez by Ey, Ez माने E axial और Ey माने E इक्वेटोरियल। एक बात बताओ, ये डबल है तो 2 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तो आंसर 2 आ गया कि नहीं आ गया, दैट्स इट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच पता है, आंसर आपका वैसे ही आ गया। कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, यदि तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली हमें आता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था। हम 35 सवाल कर चुके हैं, 15 मोर सवाल, 15 सवाल में कितना टाइम लग जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा सर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा एक डाइपोल। द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इज व्हाट, PE, P by E, E by P, P डॉट E। यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है टॉर्क बराबर PE साइन थीटा होता है, या टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है, या टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E होता है। तो भैया P डॉट E तो वैसे ही कट गया, है ना। अब देखो टॉर्क मैक्सिमम मैंने बताया था मिनिमम टॉर्क आपका 0 होगा, बट टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा और साइन 90 तो 1 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो गया, प्लस PE। मैक्सिमम टॉर्क कितना हो गया, प्लस PE। मेरे हिसाब से तो ये आंसर क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे पार्टी। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी भी बच्चे को ना तो होना चाहिए और ना ही होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर सी बात है सर, इसमें समझने वाली क्या बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा सर two equal and opposite charges are placed at a distance of 1 centimeter forming a dipole and are placed in an electric field. The maximum torque on dipole is what? भाई मैक्सिमम टॉर्क का मैंने तुमको फॉर्मूला भी दे दिया, तुम इसको करने की कोशिश करो, देखो सॉल्व करो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय देना तो जायज भी बनता है। आइए, अदरवाइज नहीं हुआ अगर तुम्हारा तो तुम पॉज करो, फिर पॉज करने के बाद मुझे इसका आंसर बताओ, कोई बात नहीं। करो 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 करने की कोशिश करो। हाँ जी बच्चा, करने की कोशिश करो बच्चे, करने की कोशिश करो, बहुत सही है भाई। हो गया भाई टाइम हमारा, चलिए भाई करते हैं इसको करते हैं भाई खत्म। हाँ देखो, उसने क्या बोला हमसे कि सर एक डाइपोल रखा हुआ है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, मतलब -2 × 10 की पावर -10 और 2 × 10 की पावर -10, और इनकी जो दूरी है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। इनकी बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है वो भी अपने को पता है, 2 × 10 की पावर 5। मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क मैक्सिमम पूछ रहा है। भाई मैक्सिमम टॉर्क तो अभी बताया हमने PE होगा, लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारा जो P होता है वो Q × 2L होता है या 2A होता है। तो इसको आप लिख सकते हो Q × 2L × E, सही है। चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड 2 × 10 की पावर -10, सही है।
12 का मतलब क्या है, ये दूरी 1 सेंटीमीटर, 2 से मत मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, सही है सर। -10 -2 -12 +5 7, 4 इंटू 10⁻7, ओ सॉरी -7, 4 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि -2 -12 इज -12 और 5 -7, तो ये क्या रहेगा, टॉर्क पूछ रहा है, तो भाई टॉर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर, तो 4 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मेरे हिसाब से इससे आसान सवाल क्या ही बोल सकता था वो। दिस अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल, ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है, 11th का टच ले रहा है, तो इसको हम बाद में करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। ओसिलेशन आपका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया उसने, ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया भी दे दिया, बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फील्ड लाइंस। इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी ही नहीं है? फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। ये बात बिल्कुल सही है भाई, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स है, बिल्कुल सही है, ट्रू, दिस इज ट्रू, सही। अच्छा, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, जी बिल्कुल, अदरवाइज एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, विच इज नॉट पॉसिबल। इस सब मैं आपको रेगुलर लेक्चर्स में करवा चुका हूं, आपको पता होगा। फील्ड लाइन स्टार्टेड एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल सही बात है। दे फॉर्म क्लोज लूप्स, हां जी, ये क्लोज लूप नहीं बना सकते। अरे भाई, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव से ये रीओरिजिनेट नहीं हो सकते ना भाई, ये नेगेटिव से रीओरिजिनेट नहीं हो सकते। सो यस, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज इट शोज। ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, यानी दबने की बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? जब वो अट्रैक्ट होते हैं। एक्सपैंड क्यों होता है? यानी जब वो रिपेल हो रहे हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन क्या शो करेगा? अट्रैक्शन। देखो कॉन्ट्रैक्शन क्या शो करेगा? अट्रैक्शन। और एक्सटेंशन क्या शो करेगा? रिपल्शन। वो ये भी पूछ सकता है, एक्सटेंड लेंथ वाइज, ठीक है ना, तो आप उसमें क्या बोलोगे? रिपल्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिट चार्जेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अभी बताया था। ये इसकी तरफ को, जैसे अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर ये पॉजिटिव होता और ये पॉजिटिव होता, तो ये क्या होता? ऐसे निकलता, ठीक है ना, ये ऐसे निकलता, एक्सटेंड हो जाते। लेकिन अगर वहीं पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो ऐसे निकल गया, ये तो समझ में आ गया। क्या ये ऐसे निकलेगा? ये अगर आपका ऐसे निकलेगा तो ये ऐसे आ भी तो रहा है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज व्हाट, ये अपना किसकी वजह से? अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से? अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस की। 40 सवाल आपने मेरे साथ लगा लिए। मुझे लगता है कि आपको अब हमें बीच में नहीं, देखो कोई भी कार्य होता है उसको हम बीच में नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर मैंने उसको बीच में छोड़ा तो फिर वो ठीक नहीं है। 50 सवाल हमने बोले थे तो कम से कम 50 तो कर ले। हाँ, बीच में 2-3 होमवर्क दिए थे तो 53 करने चाहिए, है ना, तो ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? भाई फ्लक्स तो अभी तक पढ़ाया नहीं है, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। नॉर्मली बता देता हूं फॉर्मूला फ्लक्स का। फ्लक्स होता है E इंटू ए। ई क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। ए क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों ने तो कर ही लिया होगा ये स्कूल में, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। Which quantity is a vector quantity among the following? इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते थे भाई, ये स्केलर है, ये तो वेक्टर नहीं है। ये क्या है? स्केलर है। बहुत सही बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जी सर बिल्कुल, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जी सर बिल्कुल, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर कौन सी बच गई भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसने वही तो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मैंने कहा यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये जो भी आपसे पूछ रहा था, और आपने इसको कर दिया आंसर। ऑलराइट गाइस, अगला सवाल कह रहा है सर, इफ E डॉट ds इज जीरो इनसाइड अ सरफेस दैट मींस देयर इज। देखो भाई, जिसको गॉस थ्योरम आता होगा, जिसको गॉस थ्योरम आता होगा वो बहुत आसानी से कर लेगा ये। इसके बाद मेरे हिसाब से फ्लक्स के क्वेश्चन मुझे कर लेने चाहिए, ठीक है ना? आपने मान लो 40 कर लिए। अब जब हम गॉस थ्योरम करेंगे, इसके अगले ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा वन शॉट में, उसके बाद ये सवाल भी तुमसे हो जाएंगे, है ना बच्चे? और जिसने पढ़ लिया उसको तो आता ही होगा। कह रहा है सर, अगर E डॉट ds जीरो है इनसाइड अ सरफेस दैट मींस देयर इज व्हाट? देखो भाई,
असल में गॉस क्या बोलता है, दैट ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस क्या बोलता है, ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप कह रहे हो भाई क्यू क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर सभी चार्जेस की वजह से होता है। अगर ई डॉट डी एस जीरो है मतलब अंदर कहीं ना कहीं जो आपका चार्ज है वो जीरो है। चार्ज जीरो मतलब नेट चार्ज जीरो है। दैट डजंट मीन ई डॉट डी एस जीरो का मतलब ये नहीं है कि अंदर चार्ज है ही नहीं। अंदर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। होगा तो नेट चार्ज उसका जीरो होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइपोल रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो नेट चार्ज उसका जीरो है। तो देखो नो नेट चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। जी बिल्कुल, मैं जो बोल रहा था बिल्कुल यही लाइन सही है। आगे देख लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। भाई अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नहीं। डिसकंटीन्यूअस फील्ड लाइन इनसाइड द सरफेस, वो हो ही नहीं सकता, प्रॉपर्टी नहीं है उसकी। सम चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, सम चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अगर चार्ज प्रेजेंट होता तो ये ई डॉट डी एस कुछ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता, जो कि नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। अगर ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल जीरो है, इसका मतलब अंदर जो चार्ज है उसका जो नेट होगा वो जीरो होगा, यानी नेट चार्ज इनसाइड अ सरफेस विल बी जीरो। मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है भैया। अगला सवाल, फॉर अ गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड दैट ई डॉट डी एस बराबर जीरो। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, इसे दोबारा से पूछ लिया कि ई डॉट डी एस जो है वो जीरो है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, E is necessarily zero on the surface। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो गलत है भाई। E is necessarily on the surface, ये तो कुछ नहीं है, तो गलत है भैया। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों, है ना। गाइस लेट्स मूव अहेड। चलो, तो E is perpendicular to the surface at every point। भाई देखो E डॉट डी एस जीरो है, E is perpendicular to the surface समझ में आता है, बट असल में यहां पर वो क्या बोल रहा है कि भाई हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स टू द सरफेस इज जीरो, फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। भाई ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। टोटल फ्लक्स टू द सरफेस इज जीरो। यार ई डॉट डी एस अगर जीरो है, दैट व्हाट डज दैट मीन कि टोटल फ्लक्स क्या है, जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये तो कहानी क्लियर हो गई भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होता है भाई? वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई डाउट हमें है नहीं। अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स for Gaussian surface A that encloses the charged particles in free space is what? भाई देखो Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और Q3 दे रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बच्चा वो Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब अंदर कितना चार्ज है, फॉर गॉसियन सरफेस A पूछ रहा है, ठीक है ना। दैट एनक्लोज द चार्ज पार्टिकल, इतना A के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस B के लिए नहीं पूछ रहा है, गॉसियन सरफेस ए के लिए पूछ रहा है। तो ए के अंदर तो तीनों चार्ज है, 1 2 और 3। ए के अंदर तो तीनों चार्जेस है, तो इसका मतलब अगर आप पहले तो नेट चार्ज निकालोगे, नेट चार्ज कितना होगा भाई, तीनों का ऐड हो जाएगा, -14 नैनोकूलम प्लस 78.85 -56 नैनोकूलम, यानी कितना बच गया देखो, -14 -56 78 माइनस हो जाएगा, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -9 कूलम बच गया। ये तो चार्ज हो गया। अब फ्लक्स की बात कर रहा है, डालो इसको इधर, 8.85 इंटू 10 की पावर -9। अब एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा तो क्या करूंगा मैं यहां पर, एप्सिलॉन नॉट के लिए मैं क्या करूंगा, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये तो कट जाएगा, -9 + 12 10 की पावर 3, -9 + 12 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 हो गया, है ना। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो है वो आपका चार्ज की वैल्यू कूलम्ब है, और इसका एप्सिलॉन नॉट के लिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब से कूलम्ब कट गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। सही है, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। सही है भैया, बात समझ में आ गई। पहले आपने नेट चार्ज निकाला, फिर उसके बाद फ्लक्स के फॉर्मूले में डाला Q/ε0,
और हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से दिस इज क्लियर। हम आगे बढ़ सकते हैं भैया। अगला सवाल 47। 4 चार्जेस +8 -3 +5 -10 ये एक क्लोज सरफेस में रखे गए। व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू द सरफेस? करो भाई क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू द सरफेस? करो भाई क्या होगा? हाँ जी बच्चों, व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू द सरफेस? बहुत सिंपल सी बात है यार। आउटगोइंग फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे? नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज मानी सबको ऐड कर दो, 8 -3 +5 -10 बाय एप्सिलॉन नॉट। 8 -3 5 + 5 10 -10 0 0 आया ना? 0 भाई, 0 ही आ रहा है तो आंसर तो 0 ही होगा। जब नेट चार्ज ही 0 है, जब अंदर नेट चार्ज 0 आ रहा है तो फ्लक्स क्या होगा? 0। बात ही खत्म हो गई। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। बच्चा मैं देखूं मेरा फोन और वो घड़ी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ जी बच्चे, ठीक है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है एज सच। चार्ज Q is first kept in a sphere of radius 5 centimeter and then it is kept in a cube of side 5 centimeter. The outgoing flux is what? एक चार्ज Q है, पहले उसको 5 सेंटीमीटर के स्फेयर में रखा, फिर उसको 5 सेंटीमीटर के क्यूब में रखा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। तो आप उसको चाहे किसी भी स्फेयर के अंदर रखो, फर्क क्या पड़ता है? चार्ज तो Q ही है ना भाई। एनक्लोज्ड चार्ज चाहे आप यहां देखो तो भी Q है, चाहे आप यहां देखो तो भी Q है, चाहे इससे बड़े वाले क्यूब में बनाते तो भी चार्ज Q ही था। अंदर चार्ज Q है तो फ्लक्स दोनों से ही कितना निकलेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहे आप फ्लक्स आप चाहे स्फेयर से निकालो तो भी आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, चाहे आप फ्लक्स अक्रॉस क्यूब निकालो तो भी हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अलग है। जब ये सेम है तो आप सेम कर लो इसको। ये लो भाई, विल बी सेम इन बोथ केसेस। फ्लक्स विल बी सेम इन बोथ केसेस। चाहे आप स्फेयर की बात कर रहे हो तो भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप क्यूब की बात कर रहे हो तो भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ भाई, अगला सवाल कह रहा सर, द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। The flux of the electric field through a spherical surface of a radius 10 centimeter surrounding the total charge is 20 voltmeter। भाई ये चार्ज क्यों है और यहां से फ्लक्स कितना है भैया? 20 voltmeter। The flux over the concentric sphere of radius 20 centimeter। चार्ज यहीं पर रखा। अब आप बताओ, एक स्फेयर बनाया मैंने जिसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब फ्लक्स कितना होगा? भाई इस वाले क्या क्रॉस तो फ्लक्स 20 वोल्टमीटर है, पर मैंने क्या किया? एक बड़ा स्फेयर बनाया, 20 सेंटीमीटर उसका रेडियस लिया। अब बताओ अब फ्लक्स कितना होगा? अब बताओ कि अब फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होता क्या है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा? एनक्लोज्ड। यार एक बात बताओ, चार्ज इसके अंदर भी 10 है, बड़े वाले के अंदर भी तो 10 ही रहेगा, तो फ्लक्स तो सेम ही रहेगा। फ्लक्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगा भाई, फ्लक्स तो सेम ही रहेगा, है ना? नहीं समझे भाई? चार्ज जो है इसके अंदर तो Q है, तो फ्लक्स कितना रहेगा? 20 वोल्टमीटर। तो बड़े वाले के अंदर भी तो Q है, तो भी फ्लक्स कितना रहेगा? 20 वोल्टमीटर। इसका मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा? मेरा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं, आंसर मेरा बिल्कुल सेम रहने वाला है। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अगला सवाल कह रहा है सर, अ सोप बबल और अ न्यूट्रल बलून इज गिवन नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल। भाई देखो इसका कारण क्या है, कारण बता देता हूं, आंसर बता देता हूं। बहुत डिटेल में जब समझेंगे तो जब डिटेल लेक्चर कराएंगे उसमें करेंगे। क्या है भाई? एक सोप बलून है बच्चे, यानी न्यूट्रल है। यानी कैसा है बच्चा? न्यूट्रल है। इसको आपने क्या करा? इसको आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो असल में सरफेस टेंशन 11th में पढ़ा करते हैं। 11th में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से इसका रेडियस इंक्रीज होता है। सो इट्स रेडियस इंक्रीजेस, व्हाई? ड्यू टू सरफेस टेंशन। कहानी खत्म हो गई। मेरे हिसाब से क्लियर बात है भाई। अच्छा सर, मैं नेगेटिव चार्ज नहीं देता, मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं। अब बताओ, अब तो डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, इसका रेडियस इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। भाई वो जो मेरा सरफेस है वो स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ये 11th में टॉपिक है, बस इसको इतना ही करना है कि इट इंक्रीजेस। क्यों होता है इसको ज्यादा नहीं जानना है। अगला सवाल, चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग मेटल स्फेयर इज प्रेजेंट। भाई मेटल है तो चार्ज कहां प्रेजेंट होगा?
कंडक्टर के सरफेस पे, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ द स्फीयर। याद रखना, चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आपका उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंसुलेटर के अंदर भी चला जाएगा। आगे कहता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। भैया जब भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है तो आप क्या करते हो, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हो और आप सीधा सीधा कहते हो E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ये कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट होता है, एप्लीकेशन होता है, जो कि आपको गॉस थ्योरम में पढ़ाया जाएगा और उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। प्रोपोर्शनल टू R मत कर देना भाई, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, याद रखना। हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो आपका आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मेरे हिसाब से तो ये भी बात आपको क्लियर है। 4 से 5 मिनट रह गए हैं 1.5 घंटे के लेक्चर में, और एक हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास क्वेश्चंस भी कितने रह गए हैं भाई, 58 सवाल। इसका मतलब ये इजीली 3-4 सवाल है, कर ही लेते हैं यार, दिक्कत क्या है। कह रहे हैं सर, above an infinitely large plane carrying charge density sigma, the electric field points up and is equals to इतना। What is the magnitude and direction of the electric field below the plane? भाई देखो, अगर ये एक प्लेन है, इसकी ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो बड ऑब्वियस है इसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। और मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम ही रहता है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप क्या कहोगे भाई, मैग्नीट्यूड तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अगर ये अप है तो ये डाउन हो गया, माने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स डाउन साइड। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अगर एक चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन है, ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है तो नीचे भी उतनी रहेगी। तो ऊपर अगर अप साइड है तो नीचे डाउन साइड है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब यार तुम 1.5 घंटे की सीटिंग कर रहे हो या 2 घंटे भी हो गए होंगे, तुम्हें शायद पॉज करके अगर कर रहे हो, तो इसी से तो तरीका बनता है भाई। देखो मैं तब से क्वेश्चंस करा रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, पानी का एक बूंद तक मैंने नहीं पिया, पीना चाहिए मुझे बट नहीं पिया क्योंकि नीचे फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो एक डेडिकेशन मैटर करती है इससे। क्या डेडिकेशन है कि मैं एक सोच के आया हूं, मेरा एक गोल है कि भाई मुझे ये 55-58 सवाल कराने हैं, उसके बाद फिर मैं सेशन को बीच में एंड करूंगा या पॉज करूंगा या जो भी। तो तुम्हारा भी एक डेडिकेशन तुम्हारे पास होना चाहिए कि सर मैं अगर आज ये लेक्चर शुरू करता हूं तो मैं यार अभी इसको खत्म करने के बाद ही बैठूंगा, पानी का प्यास लगेगा तो ग्लास अपने साथ ही रखूंगा। तो ये चीज थोड़ा सा ना, जब ये डेडिकेशन धीरे धीरे ये कब होता है, जब हमसे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। क्वेश्चंस कब बनने लगेंगे, जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमारे फेस पे एक स्माइल आती है, और अल्टीमेटली प्रैक्टिस जितना क्वेश्चंस का करते रहेंगे उतना ही हमसे फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चंस इजीली बन पाएंगे। अब मान लो आपने ये 55 सवाल कर लिए, एक बार इसको आपने घर पे रिवाइज कर लिया। अब जैसे ही आप इसको रिवाइज करते हो तो इसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, आपने इन क्वेश्चंस को करा, इस क्वेश्चंस को रिवाइज करा। अब उसके बाद आपके सामने स्कूल में या कहीं पर भी यूटी में जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको लगेगा ओह ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, चलो टिक कर दिया, आपका मार्क्स बन गए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस आपका जैसी लेवल बढ़ता है फिर आपको और पढ़ने में मजे आते हैं, फिर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हो, और क्वेश्चंस करने में मजे आते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये जो लास्ट के क्वेश्चंस है मतलब काफी हो गया। आपने 50 सवाल मेरे साथ लगा लिए, लगभग 3 मैंने होमवर्क दिए थे, टोटल 53 करे, यानी 50 हमने यहां पर सॉल्व कर लिए। ये जो 50 क्वेश्चंस है भाई, ये आप अच्छे से कर लेना, हो सके तो ये भी कर लेना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है 5, क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको दे ही रहा हूं। साथ ही साथ में यार देखो मैं आपको इस पूरा, जब अगला जो सेशन होगा ना, करीब 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा मेरा, वो जिसके अंदर मैं आपको क्या करा रहा हूंगा, जिसके अंदर मैं आपको सीधा आपका गॉस थ्योरम का 1 शॉट करा रहा हूंगा। 1.5 घंटे का तो होगा ही होगा विद क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्या पता ये सारे क्वेश्चंस भी उसमें कवर हो जाए। अच्छा, अगर आपने ये लेक्चर को यहां तक देखा और आपको अच्छा लग रहा है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पेड बैच का लिंक दे रखा है, आप वीके आर्मी कोड यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। हो सकता है 20 भी हो जाए और हो सकता है 25 भी हो जाए, डिपेंड करता है भाई कि किस समय पे आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये अब तो फिलहाल 10% है। हाँ एक बात बता दूं, 1 मई से ये ऑफ 5% हो जाएगा, तो ये आपको दिक्कत ही दे रहा होगा।
तो इसलिए आप पेड बैच में भी आ सकते हो, वहां पर भी बहुत मजे आते हैं, हम बहुत खिलखिला के पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आई होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो यार सेशन को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और एक दो दोस्त की हेल्प हो जाएगी तो यार ऊपर वाला भी तुम्हारी हेल्प और ज्यादा अच्छे से कर रहा होगा। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही के अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।